नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। बेटा, लाइफ प्रोसेसेस में हमने पिछली क्लासेस में किया था कि किस तरह से रेस्पायरेशन होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स में हमने देखा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेम, फॉर एग्जाम्पल रूट, फॉर एग्जाम्पल लीफ। हर जगह से इनके अंदर में क्या हो रहा था बेटा जी? रेस्पायरेशन हो रहा था। आज हम पूरी तरह से रेस्पायरेशन जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स में होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा जी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, सबको क्या चाहिए? एनर्जी। और उस एनर्जी को गेन करने के लिए उनको ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। तो भैया, ग्लूकोज को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या अब्सेंस में भी होता है, तो तभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस या अब्सेंस में, तो मिलेगी बेटा एनर्जी। और वही एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना डे टू डे वर्क, जो भी आपका, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक एनिमल हूँ, तो मेरे जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, इन सब के लिए जो एनर्जी होगी, ये सारे रिएक्शंस मेरी बॉडी में चल रहे हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा जी? वो मिलेगी आपको फूड के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी में मदद, एनर्जी फॉर्मेशन में कौन मदद करता है? तो बेटा ऑक्सीजन। जो भी ऑक्सीजनेटेड एनिमल्स होंगे, यानी कि जिनके अंदर में ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं ताकि वो सराउंडिंग से क्या ले पाए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचता है। फिर उसके बाद वहां पे वेस्ट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो भी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ऑक्सीजन रिक्वायर होगा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डेवलप किए हुए हैं ताकि वो आसानी से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले सके। और चूंकि जब ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो वहां वेस्ट प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में पहुंचाया जा सके। देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप है। एनिमल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, पूरी तरह से टोटली डिपेंडेंट है। सो रेस्पायरेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, जैसा कि मैंने बोला, एनिमल्स ने इवोल्व किया है, यानी कि धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे वो डेवलप होते गए वैसे वैसे उनके अंदर में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर चेंज होता गया। एनिमल्स हैव इवोल्व्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। देख लीजिए, ये कोई एनिमल सेल है, वो इन्वायरमेंट से लेती है बेटा ऑक्सीजन, जो 21% ऑक्सीजन है उसको लेगी और इसको यूटिलाइज करेगी अपनी सेल के अंदर में, और जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फिर इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा बेटा? स्किप कर जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा जी रेस्पायरेशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर में डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया है ताकि वो आसानी से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लें, फूड को तोड़ें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे उसको बाहर निकाल लें। तो देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखा है। चूंकि एनसीईआरटी में उतना डिस्कस नहीं कर रखा है, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लें, नाम याद रखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पेशल स्ट्रक्चर से रेस्पायरेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए, यहां मैंने लिख दिया ऑर्गेनिज्म, हेडिंग डाल दी, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पायरेशन। देखिए ऑर्गेनिज्म, और यहां पे मैंने लिख दिया रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा और प्लेनेरिया। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा और प्लेनेरिया,
ये बेसिकली अपने सेल मेम्ब्रेन से, किसे बेटा, सेल मेम्ब्रेन से ही आपका ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पे इतनी सारी गाथा हो गई है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए याद आपको रखना है कि जब कभी भी पूछे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इनके अंदर में जो रेस्पिरेशन होगा वो किस स्पेशल स्ट्रक्चर से होगा, तो याद रखना है किसी स्पेशल स्ट्रक्चर से, सेल मेम्ब्रेन से। देखिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, किस मेम्ब्रेन को पास करते हो, तो सेल मेम्ब्रेन की मदद से। तो याद कर लीजिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और प्लेनेरिया, इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इनमें रेस्पिरेशन होता है सेल मेम्ब्रेन की मदद से। क्लियर है जी। चलिए अर्थवर्म की बात करेंगे, जो कि बेसिकली फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, जो कि सॉइल को पोरस बनाता है। तो बेटा जो अर्थवर्म होता है उसका स्किन जो होता है, मोस्ट स्किन होता है, उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो करता है, यानी उसके अंदर में ऑक्सीजन घुसेगा स्किन की तरफ से और बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वही स्किन से निकलता है। तो बेटा याद रखिएगा अर्थवर्म क्या करेगा बेटा, उसके अंदर में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, स्किन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दैट इज द एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेस, प्रॉन्स और म्यूजल्स। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, फिशेस, प्रॉन्स, मोल्स एंड फिशेस, प्रॉन्स एंड म्यूजल्स, इन तीनों को जरा ध्यान से देखिएगा आप। देखिए जो हमारा नेक्स्ट दे रखा है दैट इज द एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, प्रॉन्स और मुजल्स। मुजल्स भी एक प्रकार की मछली होती है जो जनरली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये इस सेल में पाई जाती है, इसके अंदर में पाई जाएगी। ये सेल जो होता है काफी हार्ड होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इसके अंदर में एक छोटी सी फिश होती है जिसको आप ईट करते हैं। तो जनरली जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिश, प्रॉन्स मतलब झींगे और म्यूजल्स, इनके अंदर में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बेटा जी गिल्स। क्या होगा बेटा जी, गिल्स होगा। फिर अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि आपका हो गया ग्रास होपर और एक आपका कॉकरोच, इनके अंदर में इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे इनकी बॉडी के ऊपर हिस्से वाले भाग पे बेसिकली कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जो मदद करते हैं ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, जिसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। तो यहां मैंने लिख दिया है स्पाइरिकल्स, SPIRACLES, स्पाइरिकल्स, जो कि टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी। और कभी कभार बेटा जी इनके अंदर में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एयर ट्यूब या ट्रेकिया। तो ध्यान रखिएगा जो भी इंसेक्ट्स होंगी, जैसे कि कॉकरोच की बात कर रहा है, ग्रासहोपर की बात कर रहा है, तो इसमें दो स्ट्रक्चर हो गए जहां से वो क्या कर सकता है बेटा, रेस्पिरेशन। एक तो स्पाइरिकल से जो कि टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन इट सरफेस, या दूसरा ट्रेकिया की मदद से जो कि एयर ट्यूब होती है। क्लियर है। फ्रॉग की बात करेंगे, फ्रॉग के अंदर में भी देखिए फ्रॉग इज अ एम्फीबियन, यानी वो आपका कहाँ, वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। तो बेटा जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तो लंग से रेस्पायर करता है, और जब फ्रॉग वाटर में रहेगा तो स्किन से रेस्पायर करता है। तो यहां भी कितने स्ट्रक्चर हो गए, दो, लंग्स एंड स्किन। बात करेंगे लैंड एनिमल्स की, जब हम बात करेंगे लैंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो इनके अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लंग्स। तो बेटा जी ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं और उन सभी के अंदर में अलग अलग प्रकार के कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है जिसको मैंने बताने की कोशिश की है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछ ले तो आपका छूटे नहीं, इसको सॉल्व कर लें आप। ठीक है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ जब आप देखेंगे पेज नंबर 103 पे,
तो एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज नोन एज द एक्टिविटी 6.6 दे रखी है। वहां पे क्या कह रहा है, जो एक्टिविटी दे रखी है उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं। ऑब्जर्व करो, कह रहा है कि ऑब्जर्व करो एक फिश को। सो ऑब्जर्व अ फिश दैट इज प्लेस्ड इन एक्वेरियम। देखिए एक्वेरियम का मतलब होता है, कई बार आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, एक शीशा रहता है, शीशे में पानी वानी भर के उसमें मछली को रखा जाता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं समुद्र की तरह या रिवर की तरह, जहाँ पे मछलियां रह सकें, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम में कह रहा है कि आप एक्वेरियम में कोई एक मछली रखी हुई है, उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करिए का मतलब कि देखिए। तो फिर कहती है दे ओपन एंड क्लोजेस देयर माउथ, ऐसे ओपन और क्लोज करती है अपने माउथ को, फिर गिल्स को, कह रहा है गिल्स को और माउथ को, फिर गिल स्लिट्स को, और उसकी जो बाहर कवरिंग होती है इसको बोल रहे हैं कि ओपर्कुलम भी खुलता और बंद होता रहता है। बिहाइंड देयर आईज, आईज जो होगी उनकी पीछे ही आपका ओपर्कुलम होता है। देखिए मैंने आई बनाना भूल गया, लेकिन आई के पीछे ही होगा, ठीक है। Are the timing of opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in the same manner? पूछ रहा है कि coordinated manner में होता है क्या, माउथ खुलता है, फिर गिल्स खुलता है, फिर ओपरकुलम खुलता है, एक coordinated manner में होता है क्या? आइए इसको देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है किसी फिश का। आगे वाला माउथ हो गया। देखिए माउथ से जैसे ही थोड़ा पीछे आप मूव करेंगे तो वहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गिल स्लिट्स। क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स। और बहुत सारे जो गिल स्लिट्स कंबाइन होके फॉर्मेशन करेंगे बेटा गिल्स का। किसका फॉर्मेशन करेंगे? गिल्स का। और ये गिल्स के चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। ठीक है जी, तो ध्यान रहेगा। गिल्स की सिंगल यूनिट को क्या बोला? गिल स्लिट। बहुत सारे गिल स्लिट बना तो गिल्स, और गिल्स की कवरिंग या आप बोल सकते हैं गिल स्लिट्स की कवरिंग को क्या कहते हैं? ओपरकुलम। ठीक है, तो साइड में कुछ इस तरह से मछली है, उसके साइड में यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें खुलती रहती है। होता क्या है बेटा जी, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए वाटर माउथ से एंट्री मारेगा, अंदर जाएगा, फिर ये वाटर जाएगा आपके गिल स्लिट्स के पास में, यानी कि गिल्स के अंदर में, और गिल्स के अंदर में जाएगा। उसके बाद ओपरकुलम जो ये है, ओपरकुलम से फिर H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का इन केस ऑफ वाटर बहुत ही कम होता है, 1% से भी कम होता है। जो डिजोल्व ऑक्सीजन आपके वाटर में पाया जाएगा वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, 1% से भी कम। एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन देखिए कितना है? 21%। और यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में H2O, हम अलग से ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो H2O डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, डिजोल्व ऑक्सीजन, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है। 1% का भी टाइनी फ्रैक्शन, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन होता है, 1% से भी कम होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बेटा ये क्या करता है, जैसे ही यहाँ से H2O माउथ में घुसेगा, माउथ से गिल स्लिट्स में से गिल्स में, और फिर ये ओपरकुलम खुलता है और वाटर बाहर निकल जाता है। यानी मछलियां क्या कर रही हैं? माउथ को यहाँ से माउथ से H2O को अंदर ले रही है, और जैसे ही अंदर जाता है, यहाँ मान लो यहाँ गिल स्लिट्स है, तो सॉरी यहाँ ओपरकुलम है, ये ओपरकुलम ओपन कर जाएगा, जैसे ऐसे मान लो क्लोज है, इधर से H2O गया, ठीक है, तो वो H2O को लेती नहीं है, H2O को माउथ में घुसाती है, फिर गिल स्लिट से गिल्स में, और गिल्स से जब वो पास होता है फिर ओपरकुलम ओपन होता है और यहाँ से निकल जाता है वाटर। इतने समय में क्या करता है बेटा, जो H2O यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, ये सब निकाल लेता है और इस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के माध्यम से ईच एंड एवरी सेल पे भेजता है। तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पे आपका ये H2O से यानी कि वाटर में से डिजोल्व ऑक्सीजन को निकलेगा, वहां पे ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो एकदम
ये जो आप जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे गिल्स का, वो काफी रेड रेड होता है, वो वहां हाईली रिच ब्लड सप्लाई होती है। जैसे ही वाटर गिल्स से पास करता है, वो क्या करता है बेटा, वहां से डिजोल्व ऑक्सीजन को निकाल लेता है और सप्लाई कर देता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द मछली, यानी फिश की ईच एंड एवरी सेल को सप्लाई कर देता है, और फिर ऑफरकुलम से ये H2O बाहर निकल के आ जाता है। तो यही चीज मैंने लिखी है, फिशेस टेक इन वाटर, वाटर को लेते हैं थ्रू माउथ एंड फोर्सेस इट, और फोर्स करता है, इट पासेस थ्रू द गिल्स, गिल से पास करेगा, वेयर डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड। देखिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन को किसने ले लिया, ब्लड सप्लाई ने ले लिया, और ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा देता है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होगी फिशेस की, वो कंप्लीट हो पाएगी। यहाँ पे जनरली सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि काउंट, या तो यहाँ पे सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। देखिए सबसे पहले H2O आएगा माउथ में, माउथ से गिल स्लिट्स या गिल्स में, फिर उसके बाद ये बाहर निकल जा रहा है ओपर्कुलम से। यानी बेटा जी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। क्लियर है जी। फिर कहता है कि काउंट करो द नंबर ऑफ टाइम्स फिशेस ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। 1 मिनट तक आप उसको देखिए कितनी बार वो ओपन कर रही है, खोल रही है, बंद कर रही है, खोल रही है, बंद कर रही है। बेटा जी देखिए जनरली हम अगर बात करें अपनी या फिशेस की बात करें, माउथ ओपन और वो क्लोज क्यों कर रही है, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल पाए और उस डिजोल्व ऑक्सीजन को वो ले पाए। तो बेसिकली बेटा कहते क्या है, ऑक्सीजन का इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी, ब्रीदिंग। सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का जो रेट होता है, देखिए चूंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन है, 1% से भी कम है, तो बेटा जी इनकी सेल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए वो क्या करती हैं, बहुत बार लगभग 80 से 90 बार ये 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं। कितना मैंने बोला, 80 to 90 टाइम्स ये अपने माउथ को खोलती हैं, बंद करती हैं, खोलती हैं, बंद करती हैं, यानी सिंपली ब्रीथ करती हैं। तो याद रखिएगा फिशेस कितनी बार ब्रीथ करेंगे, ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 80 से 90 बार ये ब्रीथ करती हैं इन अ मिनट। कौन बेटा जी, फिशेस। चूंकि इनको डिजोल्व ऑक्सीजन लेना है तो इसीलिए इनकी ब्रीदिंग रेट काफी क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है ना 1% से भी कम है, टाइनी फ्रैक्शन है, 1% से भी बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी, तो अगर हम एडल्ट ह्यूमन है तो अपनी देखेंगे कि कितनी बार हम लोग क्या करें बेटा, रेस्पायरेशन कह लो या फिर ब्रीदिंग कह लो, ब्रीदिंग हम कितनी बार करते हैं। तो देखिएगा 1 मिनट में सांस छोड़िएगा, अंदर लीजिएगा, देखिए देखिए। तो आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे कि बेटा 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइएगा और कितनी बार आप ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं 1 मिनट में। इट इज नियरली और फेयरली क्या होगा बेटा, 12 से 18 बार आप ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे। तो हमारे अंदर में ब्रीदिंग रेट काफी क्या होती है बेटा, स्लो होती है। क्यों, क्योंकि बेटा जी हम जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहां एयर ले रहे हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा, अकॉर्डिंग हमारे अंदर में तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो हम ज्यादा ब्रीथ नहीं करते हैं, हम स्लोली ब्रीथ करते हैं। देखिए तो एडल्ट ह्यूमन में 12 से 18 टाइम्स ब्रीथ होती है पर मिनट। स्लैश का मतलब है पर मिनट। क्लियर है। सो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसके में ज्यादा है, 80 से 90 बार है, किसमें, फिशेस में। सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज फास्टर इन केस ऑफ फिशेस देन दैट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन। क्लियर है जी। अब देखिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वाई फिशेस हैव हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैंने क्या बताया कि बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल 21% होता है, और चूंकि जो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको बहुत ही 1% से भी कम ऑक्सीजन मिलता है, टाइनी फ्रैक्शन होता है 1% का भी, तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं बेटा जी, तो वो उतनी ज्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट नहीं कर पाता, तो ये ज्यादा बार क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे, ताकि ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जा सके और वो सरवाइव कर सके। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी। देखिए, टेरिस्ट्रायल एनिमल्स कैन ब्रीथ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, 21%। बट द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वो उसी ऑक्सीजन को ले सकते हैं जो कि वाटर में मौजूद होगा, और वो होता क्या है, 1% से भी उसका बहुत ही छोटा सा भाग, विच इज टाइनी फ्रैक्शन ऑफ 1%। 1% से भी कम होगा ऑक्सीजन आपके कहां पे बेटा जी, वाटर में, डिजोल्व ऑक्सीजन। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, डिजोल्व ऑक्सीजन काफी कम है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में कितना है बेटा जी, 21% है, और हम क्या करते हैं, एयर वाला ही तो ऑक्सीजन लेते हैं। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरिस्ट्रायल एनिमल। क्लियर है जी? आई बातें समझ में? तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम 2-3 चीजें पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो भी रेस्पिरेशन करने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि स्किन, गिल्स, ट्रेकिया, लंग्स, इनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द दिस कॉमन फीचर्स, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। भैया जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे या स्ट्रक्चर्स होंगे, इनका कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होता है। एक ये बेसिकली 3 कॉमन फैक्टर्स होंगे, तीनों को एक एक करके आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट द एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी सेल। मैंने पिछली ही क्लास में आपसे बताया था, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन पे। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल की सराउंडिंग में, जैसे मान लो ये कोई भी एक सिंपल सेल है, ठीक है, सेल के अंदर में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन काफी कम है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो यानी कि यहां पे क्या हुआ, डिफ्यूजन। और जब ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी तो सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, तो इनसाइड द सेल कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा, आउटसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम, तो मूवमेंट हुआ फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, अगर सराउंडिंग या जिस भी सेल का होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, वहां पे डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिफ्यूज इन, यानी इन अंदर जाएगा, डिफ्यूज होके अंदर में पहुंचेगा, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी सेल्स को वो कंप्लीट करेगा। क्लियर है जी? तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे या सरफेस जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, उनका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए टू गेट द एनफ ऑक्सीजन। क्लियर है जी? दूसरा कह रहा है, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिंपली स्ट्रक्चर्स हैव थिन वॉल फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देखिए, जैसे मैंने लंग्स को बनाया है यहाँ पे, ये मान लीजिए लंग्स है, लंग्स का जो ये वॉल होगी, आउटर वॉल होगी, वो काफी थिन होगी। क्या होगी बेटा? थिन होगी। तो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होने चाहिए उनकी वॉल थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ताकि आसानी से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके अंदर
जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके बाहर जा सके। क्लियर है जी। तो जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनकी जो बाहर वाली वॉल होनी चाहिए वो काफी थिन होगी। बेटा अगर मोटी हो जाएगी, मान लीजिए थिन है तो आसानी से पास कर जाए, तो इतनी तरह से काफी थिक हो गई तो बेटा वो डिफ्यूज होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ईच एंड एवरी सेल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा। क्लियर है जी। तो वॉल को कैसे रखेंगे? थिन। द थर्ड पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसको कह रहा है लाइक स्किन, गिल्स, लंग्स हैव रिच ब्लड सप्लाई। वहां पे जहां लंग्स होगा, जहां स्किन होगा या जहां पे गिल्स होगा, उनके एकदम पास में, एकदम नियर में ब्लड सप्लाई हैवी होनी चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ताकि वहां से जो ऑक्सीजन हो रहा है वो ब्लड सप्लाई ब्लड में पहुंचे और ब्लड से होते हुए ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाया जा सके। देखिए, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, गिल्स या लंग्स कुछ भी हो, हैव रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या करे बेटा? ट्रांसपोर्ट कर सके ईच एंड एवरी सेल। जैसे देखें मछली में मैंने बोला कि H2O आएगा, इसके माउथ में घुसेगा, माउथ से गिल्स में जाएगा, गिल्स के, मैंने बोला ही बेटा गिल्स जो होती है ना, जब आप कभी आप गिल्स देखिएगा उसके सराउंडिंग में रिच ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ही ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। और जैसे ही यहाँ से डिजोल्व ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन निकल के आपके इस ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा और इससे होते हुए ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाया जाएगा। क्लियर है जी। लेकिन हम अपनी बात कर लेते हैं, अपनी जैसे बात करेंगे, हमारे अंदर में एक ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया मतलब कि विंड पाइप, यानी कि जिसके अंदर में ट्रैकियल सिस्टम होगा, वो नाक से ऑक्सीजन को लेगा और फिर वो विंड पाइप यानी ट्रैकिया से पास होगा और ट्रैकिया से लंग्स के पास में जाएगा ऑब्वियसली। तो ट्रैकिया से पास करते हुए डायरेक्टली सेल के पास पहुंचेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलेंगे? ट्रैकियल सिस्टम। जैसे कि कोई एक ट्रैकिया है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके गया ट्रैकिया में, एयर ट्यूब कहते हैं, और ट्रैकिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है ट्रैकिया सेल से, तो सेल में ये ऑक्सीजन जाके डिफ्यूज हो जाएगा। वही कह रहा है ओनली इन ट्रैकियल सिस्टम, जिसमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाएगा ऑफ रेस्पिरेशन, एयर रीचेस टू द सेल डायरेक्टली। एयर ट्रैकिया से होते हुए सेल के पास में डायरेक्टली पहुंच जाएगा केवल ट्रैकियल सिस्टम में। तो आज बेटा जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे या स्ट्रक्चर थे अलग अलग एनिमल्स में, और किस तरह से ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेशन रेट हाइयर होता है आपके फिशेस में एज कंपेरिजन टू अस, ये सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की है। ठीक है, हम जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वहां पे हम पूरी तरह से अब रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स को जानने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्लियर है जी। तो बेटा अगर आपको ये सिंपल सा लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।